हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का ऑल एग्जाम प्लेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर हमारी क्विक रिवीजन सीरीज के दूसरे वीडियो और यूनिट फर्स्ट के हम लोग यहाँ पर क्विक रिवीजन जो है शुरू करने वाले हैं। तो आपको शॉर्ट में यूनिट फर्स्ट का मैं रिवीजन करवा देता हूँ, साथ ही आप लोगों को बता देता हूँ कि ये रिवीजन आपका इतना हेल्पफुल होने वाला है कि अगर आपने सिर्फ लास्ट मोमेंट पे ये क्लास भी अगर आप देख के गए तो आपकी कंप्लीट तैयारी इससे मानी जाएगी। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो भी आपकी एक तैयारी हो जाएगी। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, मतलब जो है साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तब तक इसके बारे में इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है। अब आज की क्लास थोड़ी लेंदी होने वाली है क्योंकि पूरी यूनिट फर्स्ट को एक वीडियो में समेटना बड़ा टफ टास्क था, इसीलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा ना। ऐसे आपकी जो यूनिट 4 है वो भी बहुत बड़ी यूनिट है, उसको भी एक वीडियो में समेटना बड़ा लंबा टास्क है। बट आप लंबे समय तक अगर आप बने रहे और एग्जाम प्लेस के साथ बने रहिए और जुड़कर जो है इसको देखिएगा पूरा, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। सीरीज के बारे में अपने अनुभव जो है वो जरूर कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। तो क्विक रिवीजन सीरीज का यूनिट फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही आपको मैं कोर्स की जानकारी दे देता हूं। पॉलिटिकल साइंस की ऑल एग्जाम प्लेस पे क्लासेस शुरू हो चुकी है नेट, सेट और एपी के लिए। अगर आप अभी ये कोर्स आप परचेस करते हैं तो इसकी जो प्राइस है वो आपको मिलेगी यहाँ पर 2000 प्लस जीएसटी, उसमें ये कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब ये रिवीजन सीरीज है तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि ये रिवीजन सीरीज में हम हर चीज को ज्यादा डिटेल नहीं कर सकते है ना। हम शॉर्ट रिवीजन करा रहे हैं आपको, है ना, तो ज्यादा डिटेल्ड नहीं है। हर चीज को हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं ताकि लास्ट मोमेंट पे आपका जो है तैयारी का एक मूल्यांकन आप कर सके और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सके। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य में आपको पढ़ी है आपने सप्तांग थ्योरी। तो कौटिल्य जो है यहाँ पर राज्य की उत्पत्ति के संबंध में एक सप्तांग सिद्धांत देते थे और कहते थे कि कौटिल्य बताते हैं कि राज्य रूपी जो शरीर है उसके 7 अंग होते हैं। तो उन्होंने राज्य की तुलना मानव शरीर से की कि जैसे मानव शरीर के कुछ अंग है वैसे राज्य के भी कुछ अंग है। 7 अंग मुख्यतः बताते हैं। पहला होता है स्वामी या राजा जो सर्वोच्च संप्रभु है। दूसरा होता है अमात्य, अमात्य मतलब मंत्री, कुशल सलाहकार और प्रशासनिक प्रमुख। दूसरा होगा जनपद जो क्षेत्र या जनसंख्या को डिनोट करता है। चौथा दुर्ग। पांचवा जो है वो कोष है। छठा दंड या सेना, और सातवां है मित्र, सहयोगी राज्य। और इसके बाद अगले ये बताते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों का एक चक्र जिसको आप मंडल सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो ये मंडल सिद्धांत देते हैं विदेशी जो है संबंधों में। और मंडल सिद्धांत में टोटल 12 राज्य, सबसे सेंटर में जो होता है उसको विजुगिषु राज्य बोलते हैं। अगर आपको इसकी डिटेल क्लास चाहिए तो हमने यूट्यूब पे क्लास आपकी डली हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं ना। कौटिल्य की मैंने क्लास रिकॉर्ड कर रखी, वो भी आप देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का एक चक्र जिसमें कुल 12 राज्य है। सबसे बीच का जो राज्य होता है जो हमेशा जीतने की इच्छा रखता है उसको बोलते हैं विजुगिषु राज्य। और नियम ये है कि जो विजुगिषु राज्य होता है उसके पड़ोस वाला राज्य हमेशा उसका मित्र होगा और उसके पड़ोस वाला जो होगा वो दोस्त होगा। तो शत्रु का शत्रु मित्र होता है, ये ध्यान रखना है। विजुगिषु के आगे जो होता है वो अरि होता है और उसके आगे वाला जो होता है वो मित्र। ठीक है। इसके अलावा एक मध्यमा राज्य होता है और एक उदासीन। तो एक मध्यमा राज्य की भी बताते हैं ये कि मध्यमा राज्य है जो समय पढ़ते हुए या समय रहते हुए किसी का भी साथ दे सकता है, आपका और आपके दुश्मन का भी। और एक उदासीन होता है जिसकी सीमा दोनों से नहीं लगती है, आपके पड़ोस वाले से भी नहीं लगती और आपसे भी नहीं लग रही, माने अरि से भी नहीं लग रही है, विजुगिषु से भी नहीं लग रही है। वो संकट के समय किसी का भी साथ दे सकता है। इसके अलावा कौटिल्य ने षड्गुण्य नीति का वर्णन किया है। षड्गुण्य नीति में 6 गुण बताए हैं कि विदेशी संबंधों में 6 गुणों का पालन करना चाहिए। पहला है संधि, संधि का मतलब शांति समझौता। दूसरा विग्रह, विग्रह का मतलब है संधि तोड़ना या युद्ध की स्थिति। यान का मतलब अटैक करना। आसन का मतलब न्यूट्रल लेना, किसी का पक्ष नहीं लेना। वेदी भाव मतलब दोनों को साथ साथ लेकर चलना है, एक से संधि दूसरे से विग्रह। और एक है संशय, बलवान राजा की श्रेय लेना। तो यहाँ पर विदेशी संबंधों में आपको षड्गुण्य नीति का पालन करना है, इसी को डिस्क्राइब किया गया है। संधि का मतलब क्या है, समझौता या शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। विग्रह का मतलब क्या है, शत्रु को अस्थिर करने का प्रयास करना। ठीक है, तनाव और अशांति में यूज करना है। आसन का मतलब होता है क्या, यहाँ पर तटस्थ का पालन। तो आसन का मतलब है तटस्थ रहना, किसी की साइड नहीं लेना। फिर एक यान होता है, एक संशय होता है और एक वेदी भाव। तो ये 6 गुणों बताए उन्होंने। साथ ही उन्होंने चातुर्गुण्य नीति भी बताई है। 6 गुणों का पालन चातुर्गुण्य के माध्यम से करना है। साम दाम दंड भेद आपने सुना होगा, तो ये नीति भी पालन करने की बात वो करते हैं, साम दाम दंड भेद। इसके बाद इसके बारे में हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, तो उन्होंने
यहाँ पर जो है अर्थशास्त्र नाम की एक पुस्तक लिखी जो मुख्यतः राजनीति पर बेस्ड है, ना कि अर्थशास्त्र विषय पर। इसमें 15 अधिकरण है और इनका एक स्टेटमेंट है, जिस प्रकार जीभ में रखे शहद को चखने से रोकना असंभव है, उसी प्रकार सरकारी कर्मचारियों द्वारा कितना भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसको जानना मुश्किल है। फिर थोड़ा सा महाभारत का शांति पर्व की कहानी आप समझिएगा ना। महाभारत के शांति पर्व की कहानी मैं आपको बता देता हूं क्या है, उसको समझिएगा। महाभारत के शांति पर्व में पहले राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है और कहा गया कि प्राकृतिक अवस्था में जो है मत्स्य न्याय का सिद्धांत था। मत्स्य न्याय का मतलब है जैसे तालाब में होता ना कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती, तो वैसे ही था। ताकतवर व्यक्ति का ही शासन था, राज्य नाम की कोई संस्था थी नहीं। तो इस व्यवस्था से लोग तंग आकर लोगों ने क्या किया, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और मनु को अपना पहला राजा बनाया। उसको देवी अधिकार और सामाजिक समझौते दोनों का अद्भुत मिश्रण इसमें देखने को मिला। ठीक है। इसके बाद राजधर्म की अवधारणा बताते तो राजा का सर्वोच्च कर्तव्य प्रजा रंजन, मतलब प्रजा का कल्याण या सुख। यदि राजा अत्याचारी हो जाए और राजधर्म का पालन ना करे तो प्रजा राजा के विरुद्ध विद्रोह कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उन्होंने एक दंड नीति का सिद्धांत दिया है। उनका कहना है कि दंड ही समाज में धर्म की रक्षा करता है, मतलब समाज में दंड का भय होना बहुत जरूरी है। यदि दंड का भय ना हो तो ताकतवर लोग कमजोर लोगों का जीना मुश्किल कर देंगे। फिर यहां पर थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं अभी गांधी जी के बारे में। ठीक है, गांधी जी के विचार हम लोग देखते हैं। मैं पहले कह चुका हूं इस सीरीज में कि हम लोग शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं ना, तो आपको बस वो की पॉइंट्स जो आपके लिए काम के सिर्फ वो लेके चल रहे हैं हम लोग, है ना। क्योंकि एक वीडियो में ये सारी चीजें समेटना लगभग असंभव है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे भी करके लेकर चले, जो मेन थॉट है उसी को लेकर चले। फिर एक हम लोग बात करें गांधी जी के विचार। गांधी जी का विचार मुख्यतः एक जो है वो सत्याग्रह और अहिंसा का है। तो गांधी जी का कहना कि अहिंसा कायरता नहीं है, ये आत्मिक रूप से मजबूत लोगों का हथियार है। तो गांधी जी पंचव्रत का सिद्धांत देते थे, जिसमें वो अहिंसा पर सबसे ज्यादा बल देते थे कि अहिंसा का पालन करना सर्वाधिक जरूरी है। ठीक है, सत्य को महत्व देते हैं वो। साथ ही वो सत्याग्रह शब्द का प्रयोग करते हैं। सत्य के लिए किया गया आग्रह वो कहलाता है सत्याग्रह। इसके प्रमुख साधन क्या है, असहयोग, सविनय अवज्ञा, हिजरत माने स्थान त्याग या उपवास। इस तरह से असहयोग किया जा सकता है। जैसे अभी चल रहा है ना मामला, कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोग्राम हो रहा है, जो कार्यक्रम हो रहा है, उसमें जो सोनम वांगचुक है वो क्या कर रहे हैं, सत्याग्रह ही कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वो यही है। एक सर्वोदय व न्यासिता का सिद्धांत देते हैं। सर्वोदय का मतलब क्या है, सबका उदय सबका कल्याण। तो सर्वोदय का मतलब है सबका उदय, सबका सभी प्रकार से उदय। और ये थॉट उन्होंने कहां से लिया, तो जॉन रस्किन की जो पुस्तक है अनटू दिस लास्ट, इससे ये प्रेरित है। वहीं एक गांधी जी का सिद्धांत है न्यायशीता का। न्यायशीता का मतलब क्या है, गांधी जी कहते हैं कि जो अमीर वर्ग है उसको धन संग्रह करना चाहिए, मतलब धन कमाना चाहिए, पर उसमें से उतना ही यूज करना चाहिए जितनी आवश्यकता है। बाकी का एक ट्रस्टी के रूप में देखभाल करना चाहिए और सोसाइटी के लिए खर्च करना चाहिए। इसके अलावा वो राम राज्य की अवधारणा देते हैं। राम राज्य का मतलब है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें ना कोई राज्य होगा ना कोई समाज होगा, उसको वो राम राज्य का नाम देते हैं। तो राज्य विहीन समाज विहीन व्यवस्था को वो क्या नाम देते हैं, यहाँ पर वो नाम देते हैं राम राज्य। और यहाँ लोग उच्च नैतिक जीवन जिएंगे, ये भी वो कहते हैं ना। इसके अलावा साधन साध्य का एक सिद्धांत देते हैं। तो मार्क्स और मैकियावेली के विपरीत वो यहाँ पर क्या बताते हैं, गांधी जी ने कहा कि अच्छे उद्देश्य के लिए साधन भी पवित्र होना चाहिए, मतलब लक्ष्य अच्छे हो तो तरीके भी अच्छे होने चाहिए। क्योंकि अगर तरीके अशुद्ध है तो वो क्या करेंगे, लक्ष्य को भी अपवित्र कर देंगे। फिर उनकी कुछ पुस्तकें, हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। मैंने अभी लास्ट में आपको एक बुक की लिस्ट भी बताई है गांधी जी की, बाकी बुक में आपको लास्ट में सारी रिवाइज करा दूंगा अभी, है ना। साथ ही कुछ स्टेटमेंट है उनके, पृथ्वी हर मनुष्य की आवश्यकता की पूरी कर सकती है परंतु लालच को नहीं। उन्होंने सत्य और अहिंसा, यहाँ पर जो है सत्य अहिंसा की बात भी की। तो अहिंसा का मतलब है किसी को किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाना। सत्य की बात की और सत्य को ही ईश्वर कहते हैं वो। स्वराज की बात करते हैं। स्वराज का मतलब खुद का राज, विकेंद्रीकरण के माध्यम से स्वराज आएगा। ग्राम स्वराज की बात करते हैं और खादी और चरखा इसका प्रतीक बताते हैं। सर्वोदय की अवधारणा उन्होंने दी है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत बताया है। साथ ही एक नई शिक्षा पद्धति की बात की है जो बुनियादी शिक्षा और शिल्प कौशल पर बेस्ड होगी और इसी से व्यक्ति का सर्वाधिक जो है सर्वांगीण कल्याण होगा। और एक सत्याग्रह का सिद्धांत अभी जो पढ़े हैं वो इनका फेमस है। तो ये इतना देख लीजिएगा, ठीक है, इतना आपको देखना है इसमें।
इसके बाद आते हैं हम लोग थोड़ा सा एम एन रॉय। और एम एन रॉय जो है एक मार्क्सवादी विचारक है, ठीक है। पहले मार्क्सवादी थे, बाद में इन्होंने मार्क्सवाद को छोड़ दिया, माने साम्यवादी विचारधारा को त्याग दिया और अपना एक नया सिद्धांत दिया जिसको बोलते थे न्यू या रेडिकल ह्यूमनिज्म या नव मानवतावाद। क्या कहना है कि व्यक्ति हर चीज के केंद्र में होना चाहिए, माने व्यक्ति के कल्याण के लिए सारे कार्य किए जाते हैं। तो व्यक्ति को राष्ट्र, वर्ग या दल से ऊपर माना इन्होंने, और मनुष्य स्वभाव से विवेकशील है, इसलिए उसे किसी भी प्रकार की तानाशाही में नहीं बांधा जा सकता। इन्होंने 22 थीसिस भी लिखी है। साथ ही इनकी कुछ पुस्तकें वो भी याद रखिएगा, इंडियन ट्रांजिशन पुस्तक का नाम याद रखिएगा, इंडियन ट्रांजिशन, न्यू ह्यूमनिज्म, अब मैनिफेस्टो वो याद रखिएगा। फिर अरविंदो घोष, अरविंदो घोष का अगर आपको विचार जानना है तो एक विचार बड़ा फेमस है, और वो कौन सा है, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। तो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के विचार में वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद को एक नया आयाम दिया। उन्होंने कहा कि भारत भूमि केवल एक भूमि का टुकड़ा या नक्शा नहीं है, बल्कि एक जीवित माँ है, जिसे हम भारत माँ कहते हैं। राष्ट्रवाद एक धर्म है, राष्ट्रवाद राजनीति नहीं है, बल्कि एक ऐसा धर्म है जो सीधे ईश्वर से प्राप्त हुआ है और ये अमर है। साथ ही ये निष्क्रिय प्रतिरोध की बात भी करते हैं। तो तिलक के साथ मिलकर इन्होंने विदेशी वस्तुओं, अदालत और शिक्षा का शांतिपूर्ण बहिष्कार करने का सिद्धांत दिया ताकि ब्रिटिश शासन कमजोर हो जाए। तो इनका आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत है, वो याद रखिएगा। इनकी कुछ बुक्स के नाम भी दिखा देते हम लोग। द लाइफ डिवाइन एक पुस्तक है इनकी, बड़ी फेमस है। द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, माने निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत, ये भी एक पुस्तक का नाम है इनका। इसके अलावा आप देखिएगा जयप्रकाश नारायण, जेपी की हम कहानी बात करते हैं ना, जयप्रकाश नारायण की अगर हम बात करें तो इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया है, संपूर्ण क्रांति। और संपूर्ण क्रांति का मतलब क्या है, 1974 को इन्होंने यहाँ पर पटना के गांधी मैदान में एक रैली को संबोधित किया और वहां इन्होंने 7 क्रांतियां करने का आह्वान किया, उसको बोला गया संपूर्ण क्रांति। तो इंदिरा गांधी के शासन के खिलाफ इन्होंने बिहार आंदोलन के दौरान जेपी ने समाज के संपूर्ण गठन के लिए 7 क्रांतियों का नाम दिया, समूह दिया, जिसको बोलते हैं सप्त क्रांति। कौन कौन सी है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक। इसके अलावा दल विहीन लोकतंत्र की बात की। इन्होंने कहा कि जो पश्चिमी देशों में जो पार्टी सिस्टम है वो बेकार है, पार्टी सिस्टम होना ही नहीं चाहिए, देश में कोई राजनीतिक दल नहीं होना चाहिए, सबसे ज्यादा जो है फोकस करना चाहिए निचले स्तर पर। तो हमें ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के स्तर पर चुनाव पर बल देना है, उसके बाद फिर सारे चुनाव इनडायरेक्ट होंगे, पार्टी देश में होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे वोटों की राजनीति और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने ऐसी व्यवस्था का समर्थन किया जहां निर्णय दलों के बिना सीधे निचले स्तर पर, माने ग्राम सभा में आम सहमति से लिए। अंबेडकर की बात करें तो अंबेडकर का पहला विचार है जाति प्रथा का उन्मूलन, और जाति प्रथा के उन्मूलन का जो विचार है, अच्छा एक मिनट, जयप्रकाश नारायण की एक पुस्तक भी है, वाई सोशलिज्म और प्रिजन डायरी, वो भी याद रखिएगा। प्रिजन डायरी और वाई सोशलिज्म, ये 2 पुस्तक है जयप्रकाश नारायण। फिर हम बात करते हैं जाति प्रथा के उन्मूलन का विचार जो है डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, और ये दिया उन्होंने अपनी पुस्तक इनहेरिटेंस ऑफ कास्ट, तो लिखी है 1936 में। अंबेडकर का मानना था कि हिंदू समाज में जब तक वर्ण और जाति व्यवस्था रहेगी तब तक भाईचारा और समानता नहीं आ सकती, इसलिए अंतर जाति विवाह और सामाजिक धार्मिक सुधार से इसको हम नष्ट कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने संवैधानिक लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की बात की। केवल राजनीतिक आजादी मिलने से काम नहीं चलेगा, जब तक लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं बनने वाला। इसलिए उन्होंने एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य का मूल मंत्र दिया। इसके अलावा इनके और विचार, इन्होंने नवयान बौद्ध धर्म की बात की। तो उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म अपनाया, और इनका जो बौद्ध धर्म था वो थेरवाद या महायान बौद्ध धर्म नहीं था, बल्कि क्या था, सामाजिक न्याय, समता और तार्किकता पर आधारित नवयान था, इसमें अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं। इनकी पुस्तक है इनहेलिशन ऑफ कास्ट, हु वर द शूद्रास, द बुद्धा एंड हिज धम्म। स्टेटमेंट है इनका, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये सारा हम पढ़ तो रहे हैं, बट मैं आपको लास्ट में, वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट में मैं आपको इनके सबके स्टेटमेंट, कोर प्रिंसिपल्स क्या है वो आपको लास्ट में रिवाइज करा दूंगा मैं। तो लास्ट में मैं आपको सारे थिंकर्स की बुक्स की लिस्ट, प्रमुख सिद्धांत किसने कौन कौन सा सिद्धांत दिया वो, और किस तरह से पढ़ना है वो स्ट्रेटजी भी लास्ट में बताने वाला हूं। बट आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देखते रहना है, वीडियो में बने रहिएगा, है ना, और अपने अनुभव बताते रहिएगा। चलिए वीडी सावरकर,
वीडी सावरकर के थॉट देखते हैं हम लोग। वीडी सावरकर की बात करें तो इन्होंने हिंदुत्व की परिभाषा दी है, और सावरकर ने अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक है हिंदू, उसमें ये बताया कि हिंदू कौन है। उनका कहना है कि जो व्यक्ति, मतलब वह व्यक्ति हिंदू है जो सिंधु से लेकर समुद्र तक फैली भारत भूमि को अपनी पितृ भूमि मानता है, माने जहां उसके पूर्वज रहते आए हैं। पुण्य भूमि मानता है जहां उसके धर्म ग्रंथ संत अवतारों का जन्म हुआ है। इस परिभाषा के तहत हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख सभी आते हैं, लेकिन वे धर्म शामिल नहीं है जिनकी पुण्य भूमि भारत से बाहर है, माने इस्लाम और ईसाई धर्म जो है वो हिंदुत्व की परिभाषा में नहीं आते। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो उन्होंने कहा है सावरकर के लिए हिंदू शब्द कोई संकीर्ण धार्मिक पहचान नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण संस्कृति, साझा रक्त संबंध, साझा इतिहास और भौगोलिक एकता का प्रतीक है। उनकी पुस्तक है हिंदुत्व, हु इज द हिंदू, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, और एक स्टेटमेंट है, राजनीति का हिंदूकरण करो और हिंदुओं का सैन्यकरण करो। अब यूनानी राजनीतिक विचारों में समझिए किस किस की बात करें तो हम पहले बात करते हैं प्लेटो। प्लेटो का एक नाम अफलातून भी है। प्लेटो ने आत्मा के 3 गुण दिए, उसी से न्याय का सिद्धांत बताया। तो इनका कहना कि मानव के स्वाभाविक रूप से 3 गुण है, एक विवेक, साहस और शुदा। शुदा का मतलब लालसा, इच्छा। जिनके पास विवेक होता है वो शासक बनते हैं, जिनके पास साहस होता है वो सैनिक बनते हैं, और जिनके पास शुदा या वासना होती है वो उत्पादक वर्ग में आते हैं। जब ये तीनों वर्ग, माने शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो उस राज्य में न्याय की उत्पत्ति होती है। तो चौथा तत्व है, इन्होंने 4 तत्व बताए। आपसे पूछा जाए 4 गुण बताए इन्होंने, कौन कौन से? विवेक, संयम, साहस और न्याय। ठीक है। दार्शनिक राजा के शासन की बात करते हैं तो प्लेटो का कहना कि कानून के शासन पर विश्वास नहीं करता था। उनका कहना था कि विवेक का शासन बेस्ट है। तो कानून का शासन हो ना हो पर विवेक के अनुसार शासन करना चाहिए, और विवेकशील व्यक्ति होता है जो पढ़ा लिखा, इंटेलेक्चुअल जिसको आप बोलते हैं। इसलिए कहते हैं कि राज्य की कमान एक ज्ञानी व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए, जो दार्शनिक राजा बोल सकते हैं, और कड़ी शिक्षा से वो गुजरा हुआ हो। फिलोसफर किंग का सिद्धांत देते हैं। साथ ही अभिभावक वर्ग के लिए साम्यवाद का सिद्धांत देते हैं। तो ये कहते हैं कि शासक व सैनिक वर्ग को भी अभिभावक वर्ग कहा गया है, और इन्हें भ्रष्टाचार, मोह से बचाने के लिए प्लेटो ने 2 प्रकार के साम्यवाद की बात की है। एक तो संपत्ति का साम्यवाद, माने निजी संपत्ति या कोई व्यक्ति सोना चांदी नहीं रखेगा, वो सब सार्वजनिक रहेगी, सबकी रहेगी, सरकार के अंडर में रहेगी। साथ ही पत्नियों या परिवार का भी साम्यवाद रहेगा। उनका कहना है कोई निजी परिवार किसी का नहीं होगा। सर्वश्रेष्ठ स्त्रियां या पुरुष जो रहेंगे वो संतान उत्पत्ति करेंगे, जिससे वीर संतानें पैदा होंगी, और बच्चे राज्य की संपत्ति होंगे, माने बच्चों का पालन पोषण वो राज्य की जिम्मेदारी, किसी का कोई निजी परिवार नहीं। ये इन्होंने कहा। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था देखिए। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा की बात की। उन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था को 4 भागों में बांटा, और भाग 1 में प्राथमिक शिक्षा की बात की, जो मिलेगी 0 से 20 वर्ष। 0 से 6 वर्ष तक नैतिक कहानियां पढ़ाएंगे, है ना। तो 0 से 6 वर्ष तक क्या पढ़ाएंगे भाई? नैतिक कहानियां। 6 से 18 वर्ष तक व्यायाम और संगीत की शिक्षा, और 18 से 20 वर्ष तक आपको सैनिक प्रशिक्षण मिलेगा। जो बच्चे इस प्रथम भाग में असफल हो जाएंगे वो उत्पादक वर्ग में जाएंगे, माने व्यापारी बनेंगे या अन्य किसी प्रकार का काम करेंगे। फिर आएगा दूसरा भाग 2 का जो है पहला चरण, उच्च शिक्षा मिलेगी 20 से 30 वर्ष। इसमें आपको गणित, रेखा गणित, ज्योतिष और संगीत की शिक्षा मिलेगी। जो इस वर्ग में फेल हो जाएगा, द्वितीय वर्ग के मतलब जो है पहले चरण में, वो सैनिक वर्ग में जाएगा। फिर आएगा उच्च शिक्षा का ही भाग 3 का चरण 2, 30 से 35 वर्ष। इसमें आपको डायलेक्टिक्स माने द्वंद्वात्मक और शुद्ध दर्शन का ज्ञान कराया जाएगा, और विवेक और सत्य की अंतिम खोज की जाएगी। फिर इसके बाद आएगा चौथा भाग व्यवहारिक शिक्षा का, 35 से 50 वर्ष। इसमें 15 वर्ष तक वास्तविक संसार की कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ेगा और वास्तविक शिक्षा दी जाएगी। और जब 50 साल हो जाएंगे तब पूर्ण योग्यता हासिल कर लेगा, और जिसने 50 साल तक ये पढ़ाई की उसको दार्शनिक राजा मानेंगे, उसको राजा बनाएंगे। ठीक है, ये इनका दार्शनिक राजा का सिद्धांत। इनकी पुस्तकें देखिए, द रिपब्लिक, द स्टेटमेंट, द स्टेट्समैन और द लॉज। इनका एक स्टेटमेंट है, राज्य व्यक्ति का ही वृहद स्वरूप है। फिर अगले व्यक्ति आते हैं अरस्तु। अरस्तु को हम लोग क्या मानते हैं? राजनीति विज्ञान के जनक। तो पॉलिटिकल साइंस के जो जनक है वो यही माने जाते हैं ना। इनकी पद्धति है वैज्ञानिक या आगमनात्मक पद।
तो प्लेटो काल्पनिक व्यक्ति था, लेकिन अरस्तु व्यवहारिक व्यक्ति है, ये काल्पनिक बातें नहीं करते। उन्होंने 128 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया, इसलिए तुलनात्मक राजनीति के प्रवर्तक भी यही है। और राजनीति को नीति शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विषय का दर्जा दिया। तो राजनीति को नीति शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विषय का दर्जा भी इन्होंने दिया। इन्होंने राज्य का सिद्धांत दिया और कहा राज्य एक कृत्रिम संस्था नहीं है, बल्कि ये मानव स्वभाव की तरह एक प्राकृतिक और जैविक संस्था है। राज्य व्यक्ति से पूर्व है, ऐतिहासिक दृष्टि से व्यक्ति पहले आया, लेकिन महत्व और उद्देश्य की दृष्टि से राज्य पहले है, क्योंकि पूर्ण है राज्य, अपने अंश से हमेशा पहले होता है। राज्य के बिना व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। इन्होंने संविधानों का वर्गीकरण भी किया है भाई, और संविधानों के वर्गीकरण में क्या बताया इन्होंने कहा है कि जहां एक व्यक्ति शासन करे उसको बोलते हैं राजतंत्र। माने जैसे राजा ही शासन कर रहा है, एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी कमाने, तो राजतंत्र है। और इसका बिगड़ा हुआ तंत्र बनता है निरंकुश तंत्र। तो राजतंत्र से बनता है निरंकुश तंत्र। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जहां कुछ व्यक्ति शासन करे 3 से 10, वो कहलाता है कुलीन तंत्र, एरिस्टोक्रेसी। और इसी का बिगड़ा हुआ रूप रहता है ओलिगार्की, माने धनिक तंत्र। फिर जहां बहुत सारे लोग शासन करें, कई व्यक्ति, उसको बोलते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी का बिगड़ा हुआ रूप ही डेमोक्रेसी है। सबसे बेस्ट शासन व्यवस्था ये बनते हैं पॉलिटी। अब कैसे परिवर्तन होगा, सर्कल देखिए कैसे होगा। राजतंत्र आगे जाके किसमें कन्वर्ट होगा, निरंकुश तंत्र में। निरंकुश तंत्र किसमें, कुलीन तंत्र में। कुलीन तंत्र किसमें, धनिक तंत्र में। धनिक तंत्र किसमें, पॉलिटी में। और पॉलिटी किसमें जाएगी, लोकतंत्र। और ये सर्कल आगे फिर बढ़ेगा, लोकतंत्र एक समय बाद वापस राजतंत्र में आ जाएगा। तो यहां यही व्यवस्था वापस चलती रहेगी, ये चक्र सर्कल चलता रहेगा। तो लोकतंत्र रहेगा और धीरे धीरे लोकतंत्र में जैसे एक भी व्यक्ति शासन करेगा, और फिर राजतंत्र जैसी व्यवस्था आ जाएगी। इनकी पुस्तकें देखिए, पॉलिटिक्स और निकोमेशियन एथिक्स। और एक स्टेटमेंट है, मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। दूसरा, जो समाज से बाहर रहता वह या तो पशु है या। अगला व्यक्ति है मैकियावेली, आधुनिक विचार के अग्रदूत माने जाते हैं। मैकियावेली के विचार देखिएगा, ये पुनर्जागरण के शिशु माने जाते हैं। इन्होंने राजनीति का धर्म निरपेक्षीकरण किया। इसका मतलब धर्म और राजनीति को पृथक करने वाले व्यक्ति यही है। इन्होंने राजनीति को धर्म से अलग किया। इन्होंने राजनीति को मध्यकालीन चर्च और ईसाइयत के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त किया। और उन्होंने राजनीति को धर्म और नैतिकता से कोई लेना देना नहीं, ये कहा राज्य के लिए केवल एक ही नैतिकता है, राज्य की सुरक्षा और शक्ति बढ़ाना। तो धर्म का राजनीति में कोई इंटरफेयर नहीं। इन्होंने साध्य ही साधनों का औचित्य, जैसे गांधी जी का सिद्धांत आपने पढ़ा, तो साधन साध्य दोनों की पवित्रता की बात करते हैं। इनका कहना कि लक्ष्य अच्छा होना चाहिए, बाकी फिर कोई भी तरीका यूज करो, लक्ष्य अच्छा हो आपका। तो मैकियावेली का कहना कि यदि राजा का उद्देश्य राज्य की रक्षा करना है, तो वो गलत साधन भी प्रयोग कर सकता है। झूठ, धोखा, हत्या, अनैतिक तरीके कुछ भी अपना सकता है। इतिहास सिर्फ और सिर्फ सफलता देखता है, किस तरीके से मिली वो नहीं देखेगा। और बात भी सही, आप समझिए, इतिहास सिर्फ ये देखता है कि कौन सफलता कौन नहीं। वो ये नहीं देखेगा कि सफलता कैसे मिली थी, गलत तरीके से मिली थी, कोई मैटर नहीं करती, बस मिलनी चाहिए सफलता, ये इनका कहना है। इनकी पुस्तकें देखिए, द प्रिंस 1513 में आई, डिस्कर्स ऑन लिवी या लिवी। स्टेटमेंट है, मनुष्य अपने पिता की मृत्यु के दुख को भूल सकता है, लेकिन अपनी संपत्ति के नुकसान को कभी नहीं भूलता। मैकियावेली यथार्थवाद के जनक हैं। मानव स्वभाव को कैसा मानते हैं, तो मानव स्वभाव को ये बोलते हैं, मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी व लालची है, पिता की मृत्यु भूल सकता है, संपत्ति का नुकसान है। ये अगर नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा जूम कर लीजिएगा ना। फिर इन्होंने दोहरी नैतिकता की बात की, राजनीति और धर्म को अलग अलग माना, साधिक का पवित्रता की बात की, साधन की नहीं। शासक के गुण बताए, तो शासक को लोमड़ी जैसा चालाक और शेर जैसा बहादुर, माने शासक में दोनों गुण होने चाहिए, लोमड़ी वाले भी और शेर वाले भी। और लक्ष्य है राज्य की सुरक्षा व शक्ति बढ़ाना। फिर अगले व्यक्ति आते हैं हॉब्स। हॉब्स का निरंकुश संप्रभुता का सिद्धांत है। और हॉब्स कहते हैं, मनुष्य स्वभाव से बहुत ज्यादा स्वार्थी है, डरा हुआ है, हिंसक और लालची। तो मनुष्य स्वभाव से कैसा है, स्वार्थी, डरा हुआ, हिंसक और लालची। प्राकृतिक अवस्था ऐसी थी कि राज्य बनने से पहले की स्थिति बहुत भयानक थी। यहाँ कोई कानून नहीं था, यहाँ सभी सबके विरुद्ध लड़ते थे, एक दूसरे से लड़ते रहते थे, माने मत्स्य न्याय चलता था। ताकतवर लोग कमजोर लोगों पर शासन करते थे।
लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए सभी लोगों ने आपस में समझौता किया और अपने ऊपर शासन करने का अधिकार एक व्यक्ति या सभा को दे दिया। इस व्यक्ति को संप्रभु शक्तियां दी गई, मतलब इसको अनलिमिटेड पावर दी गई, इसको सर्वोच्च माना गया, निरंकुश माना गया, असीमित शक्ति दी गई, जिसको उन्होंने नाम दिया लेवियाथन। ये इनका ग्रंथ भी लेवियाथन, महादानव या संप्रभु। संप्रभु समझौते का हिस्सा नहीं है, तो ये लेवियाथन है समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए वह किसी कानून से बंधा हुआ नहीं है। ये कानून संप्रभुता का आधार है। ठीक है, ये इन्होंने कहा। इनकी पुस्तकें लेवियाथन और डीसीवे। स्टेटमेंट है, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, दीन, अपवित्र, पार्श्विक व अल्पजीवी था। और दूसरा था, तलवार के बिना समझौते केवल शब्द मात्र है, मतलब तलवार के माध्यम से सारी चीजें कंट्रोल होती है शक्ति के दम पर। अगले व्यक्ति जॉन लॉक, और जॉन लॉक को हम उदारवाद के जनक मानते हैं, आपने पढ़ा होगा, है ना। जॉन लॉक उदारवाद के जनक। इन्होंने मानव के स्वभाव को, हॉब्स मानव के स्वभाव को स्वार्थी या लालची मानता था। लोग कहते कि नहीं, मानव स्वभाव से अच्छा है, सामाजिक है, विवेकशील है, शांति प्रिय है। और प्राकृतिक अवस्था ये शांति, सद्भावना या पारस्परिक सहायता की अवस्था थी। लोग प्राकृतिक कानूनों के अनुसार जीते थे। तो पहले जो प्राकृतिक अवस्था थी, जब कोई राज्य नाम की चीज नहीं थी, तब बढ़िया चल रहा था। पर दिक्कत तब आई जब लोगों ने इन कानूनों की स्पष्ट व्याख्या करने वाली कोई अदालत या निष्पक्ष संस्था नहीं थी। तो पहले सब ठीक ठीक चल रहा था, लोग प्रकृति के जो नियम उनका पालन करते थे, लेकिन इन कानूनों की व्याख्या करने के लिए, इन नियमों की व्याख्या करने के लिए कोई संस्था नहीं थी, और यहीं से दिक्कत क्रिएट होती है। उन्होंने 3 प्राकृतिक अधिकार बताए। ये हर व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, तो हर व्यक्ति को जीवित रहने और अपने जीवन की रक्षा करने का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार है, तो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वो अपना इच्छा अनुसार जीवन जीने की आजादी है। और एक संपत्ति का अधिकार। सामाजिक समझौता और सीमित सरकार। तो जॉन लॉक का यहाँ पर दोहरे सामाजिक समझौते का सिद्धांत देखिए। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य पूरी तरह स्वतंत्र था, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार था। और फिर प्रथम समझौता हुआ। तो जॉन लॉक का कहना है कि पहले एक समझौता हुआ, और ये समझौता लोगों ने आपस में किया और सिविल सोसाइटी बनाई। तो पहले राज्य नहीं बनाया, पहले सिविल सोसाइटी बनी, फिर सिविल सोसाइटी और राजा के बीच में समझौता हुआ और यहाँ पर सीमित सरकार बनी। फिर अंतिम समझौता, इसमें क्या हुआ, सरकार रक्षा करती है, साथ ही सरकार हनन भी करती है। तो अगर सरकार रक्षा करती है, शासन लीगल है, सफल है, और अगर सरकार हनन करती है तो जनता विद्रोह भी कर सकती है। तो अंतिम में ये कहते हैं कि अगर सरकार लोगों के हितों की सोचती है तो काम ठीक ठीक चलेगा, पर अगर सरकार गलत करेगी, लोगों के अधिकारों का हनन करेगी, तो लोग विद्रोह कर सकते हैं। लोक ने श्रम का सिद्धांत भी दिया। जिस प्राकृतिक वस्तु में मनुष्य अपना श्रम मिला देता है, वह उसकी संपत्ति बन जाती है। ये उनका एक फेमस स्टेटमेंट भी और थ्योरी भी है। बुक्स देखिएगा, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट एंड ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। स्टेटमेंट है, जहां कोई कानून नहीं होता वहां कोई स्वतंत्रता नहीं होती, और मनुष्य का मन जन्म के समय एक कोरी स्लेट की तरह होता है। अब रूसो के विचार देखिए। रूसो का लोकप्रिय संप्रभुता का विचार ज्यादा जाना जाता है। ये कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बिल्कुल सीधा था, निष्कपट था, सुखी था, और वो एक उदात्त जंगली की तरह जंगलों में मस्त घूमता रहता था। तो नोबल सेवेज का सिद्धांत देते हैं। ये कहते हैं कि जैसे जंगली जानवर होता है ना, वैसे कैसे घूमता रहता है, मस्त बिंदास, वैसा था जीवन। फिर ये पतन कैसे हुआ, तो ये कहते हैं कि पहले तो सब ठीक ठीक चल रहा था, पर दिक्कत तब आई जब लोगों ने निजी संपत्ति को यहाँ पर जो है नष्ट, मतलब जो है निजी संपत्ति का सिद्धांत आ गया। लोग अपनी प्रॉपर्टी बनाने लगे, और जब अपनी प्रॉपर्टी बनाई तो उन्होंने इस शांति को नष्ट कर दिया। तो पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जब से लोगों ने संपत्ति संग्रहण करना शुरू किया, तब से गड़बड़ हुआ सब। और रूसो के अनुसार वह पहला व्यक्ति जिस भूमि के टुकड़े को घेर कर कहा कि यह मेरा है, वही समाज की बुराइयों का वास्तविक रूप से संस्थापक, उसी ने सारी चीजें शुरू की। उन्होंने जनरल विल का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा इस असमानता से बाहर निकलने के लिए लोगों ने आपस में सामाजिक समझौता किया, और उन्होंने अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाज को दे दी। बदले में क्या प्राप्त कर ली, नागरिक स्वतंत्रता। यह समाज सामान्य इच्छा से संचालित होता है। सामान्य इच्छा क्या है, तो मनुष्य की 2 इच्छा है। तो ये कहते हैं मनुष्य की 2 इच्छाएं होती है। एक होती है यथार्थ इच्छा, एक्चुअल विल, जो स्वार्थी होती है, और एक होती है रियल विल, जो विवेकशील या समाज कल्याण के बारे में सोचती है। ये सभी लोगों की जो रियल विल है, उसी को ही सामान्य इच्छा कहते हैं। सामान्य इच्छा हमेशा सही होती है, अविभाज्य होती है और सर्वोच्च होती है। यह लोकप्रिय संप्रभुता
लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या है, आधार है। इनकी पुस्तक आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बड़ी फेमस पुस्तक है, 1762 में लिखी थी। इमाइल, डिस्कर्स ऑन इनइक्वालिटी, और एक स्टेटमेंट है मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह किसमें जकड़ा हुआ है, जंजीरों में। और एक और इनका स्टेटमेंट है प्रकृति की ओर लौटो, रिटर्न टू नेचर। अगला देखिए आप, बेंथम का उपयोगितावाद। तो बेंथम का उपयोगितावाद क्या है ये समझिए। बेंथम उपयोगितावाद के प्रतिपादक है और उनके अनुसार कोई भी कानून या राज्य की नीति की अच्छाई का एकमात्र मापदंड है कि वह कितनी उपयोगी है। तो ये कहते हैं कि कोई भी चीज जिससे अधिकतम लोगों का कल्याण होता है वो चीज सही मानी जाती है। तो उपयोगितावाद का मतलब ही अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। तो किसी भी कानून या राज्य की नीति की अच्छाई का एकमात्र मापदंड क्या है कि वह कितनी उपयोगी है। साथ ही इन्होंने सुख को केवल एक टाइप का माना, सुख केवल मात्रात्मक होता है। तो ये सुख का एक ही टाइप मानते हैं, सुख मात्रात्मक होता है, गुणात्मक सुख नहीं मानते। इनका कहना है कि सुख की मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है पर गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है। माने किसी को अगर मर्डर करने में मजा आ रहा है तो वो सुख भी वैसा ही है जैसा समाज सेवा का सुख है। दोनों में कोई अंतर नहीं, माने सुख में कोई गुणात्मक अंतर है ही नहीं, केवल कम या ज्यादा हो सकता है। भौतिक सुख ही सब कुछ है। फिर इन्होंने सुख के मापन के लिए यहां पर एक पैमाना दिया है जिसमें 7 चीजें बताई है, तीव्रता, अवधि, निश्चितता, निकटता आदि। इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों का खंडन किया। तो बेंथम ने लॉक के प्राकृतिक अधिकारों के जो सिद्धांत था उसको बकवास माना। उनके अनुसार अधिकार केवल वही है जो राज्य का कानून बनाता है, कानून के बिना अधिकार नहीं हो सकता। इनकी पुस्तकें अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट एंड इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। स्टेटमेंट देखिए, 2 स्टेटमेंट है। प्रकृति ने मानव जाति को 2 संप्रभु स्वामियों सुख और दुख के शासन में रखा है। दूसरा, यदि सुख की मात्रा समान है तो जो पुष्पन है, पुष्पिन का मतलब है एक बच्चों का खेल, उतना ही अच्छा है जितना कि उच्च कोटि की कविता पढ़ना। फिर आते हैं हम लोग जेस मिल, और ये स्वतंत्रता के महासमर्थक। तो जॉन स्टुअर्ट मिल की कहानी समझिएगा। इन्होंने जो बेंथम का उपयोगितावाद था उसमें संशोधन किया। अब एक बात और समझिएगा, ये जॉन स्टुअर्ट मिल बेंथम के शिष्य थे। तो ये स्वयं बेंथम के शिष्य थे, परंतु इन्होंने बेंथम के सिद्धांत को बदला और इन्होंने कहा कि सुख मात्रात्मक नहीं होता, गुणात्मक अंतर भी होता है। तो सुख अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, क्वालिटी अलग होती है। जैसे मैंने कहा ना, किसी का मर्डर करना और किसी समाज सेवा करना, वो समाज सेवा वाला सुख ज्यादा अच्छा है। तो सुख में गुणात्मक अंतर भी होता है, मात्रात्मक अंतर भी होता है। मानसिक सुख हमेशा शारीरिक सुख से बेटर होता है। फिर ये स्वतंत्रता का सिद्धांत और हानि का सिद्धांत देते हैं। हार्म प्रिंसिपल, ये पूछा जा सकता है हार्म प्रिंसिपल किसका है। तो इन्होंने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में ये सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूर्ण समर्थन किया। पागल व्यक्ति को भी अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए, ये इन्होंने कहा मिल ने। उन्होंने मानव के कामों को 2 भागों में बांटा। एक स्व विषयक कार्य, वे कार्य जिनका प्रभाव केवल व्यक्ति पर ही पड़ता है, जैसे खाना, कपड़े पहनना, इसमें राज्य कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। और एक होता है अदर रिगार्डिंग एक्शंस, पर विषयक कार्य, वे कार्य जिनका प्रभाव समाज या दूसरों पर पड़ता है, जैसे सार्वजनिक स्थान पर तेज संगीत बजाना। केवल इन्हीं कार्यों पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है, जिसे कहते हैं हानि सिद्धांत। तो ये कहते हैं कि वह कार्य जिसका प्रभाव सिर्फ व्यक्ति पर पड़ रहा है उस पर राज्य को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और वह कार्य जिससे व्यक्ति के कार्यों से समाज में प्रभावित हो रहा है उस पर राज्य इंटरफेयर कर सकता है, उसी को हानि सिद्धांत कहते हैं। इनकी पुस्तकें ऑन लिबर्टी 1859, यूटिलिटेरियनिज्म और द सब्जेक्ट ऑफ वुमन में महिला अधिकारों का समर्थन किया है। एक स्टेटमेंट है बड़ा प्रसिद्ध है, एक असंतुष्ट मनुष्य होना एक संतुष्ट सुअर होने से बेहतर है, और एक असंतुष्ट सुकरात होना एक संतुष्ट मूर्ख होने से बेहतर है। अगला आप देखिए हिगेल। हिगेल और टीएच ग्रीन, माने जो है ग्रीन की बात और हिगेल की बात करते हैं हम लोग, है ना। हिगेल जर्मनी के हैं और ग्रीन ब्रिटिश। हिगेल का कहना है कि विचार ही सत्य है, निरपेक्ष आदर्शवाद का सिद्धांत देते हैं और कहते हैं कि विचार ही सत्य है। हिगेल के अनुसार पूरा ब्रह्मांड चेतना या विचार का ही विकास है, तो पूरा ब्रह्मांड विचारों से ही बना है। ठीक है, तो इनका कहना कि विचार ही सत्य है, पूरा ब्रह्मांड चेतना या विचार का ही विकास है, भौतिक संसार केवल उसका प्रतिबिंब है। एक सिद्धांत देते हैं द्वंद्ववाद। इनका कहना है इतिहास का विकास टेढ़े मेढ़े रास्ते से होता है, जिसको बोलते हैं द्वंद्ववाद। पहले एक विचार आता है,
उसके विरोध में एक विचार आता है जिसको प्रतिवादी विचार बोलेंगे। तो विचार का किसी ने विरोध किया, इन दोनों में टकराव हुआ तो संवाद हुआ, उससे फिर एक नया विचार जन्म लिया और फिर उसके प्रतिवादी कोई विचार आया। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और इसी से सारी चीजें डेवलप हुई। तो ये कहते हैं पहले एक विचार आता है जिसे वाद कहते हैं, उसके विरोध में एक विचार आता है जिसको प्रतिवाद कहते हैं, दोनों के बीच संघर्ष होता है जिससे संवाद होता है और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक सत्य की प्राप्ति ना हो जाए। इन्होंने राज्य का देवीकरण किया। हेगल के अनुसार राज्य विकास की सर्वोच्च और अंतिम अवस्था है। राज्य सर्वशक्तिमान है, व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है कि उसकी स्वतंत्रता राज्य की अपनी मतलब राज्य की आज्ञा मानने में ही है। और इनकी बुक्स का नाम आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा, एलिमेंट्स ऑफ फिलोसफी ऑफ राइट। स्टेटमेंट है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण या यात्रा है। पीएच ग्रीन का विचार देखिए, इन्होंने सकारात्मक उदारवाद की बात की। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जाए पॉजिटिव लिबरलिज्म की बात किसने की, तो ग्रीन। इन्होंने हिगल का जो उग्र राज्यवाद था और पाश्चात्य निरंकुश व्यक्तिवाद, इसके बीच का रास्ता निकाला और इन्होंने यहाँ पर क्या बात की है, सकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया। इनका कहना है कि स्वतंत्रता केवल बंधनों का अभाव नहीं है बल्कि कुछ ऐसा करने की सकारात्मक क्षमता है जो करने योग्य है। राज्य का कार्य काम को थोपा गया बल नहीं है, माने राज्य का काम थोपा गया बल नहीं है। राज्य का काम है कि लोक कल्याण के मार्ग में जो बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करना, जैसे गरीबी, निरक्षरता, शराबखोरी, इसको दूर करना ताकि व्यक्ति अपना नैतिक विकास खुद कर सके। तो राज्य का काम सिर्फ इतना सा है कि जो बाधाएं आ रही है व्यक्ति के कल्याण में, उन बाधाओं को बाधित करना ताकि व्यक्ति अपना खुद कल्याण कर सके। वो कल्याण में सिर्फ इतना मदद करता है राज्य। बुक्स देखिए, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन और स्टेटमेंट है इच्छा ना कि शक्ति राज्य का आधार है। तो इच्छा राज्य की शक्ति, राज्य का आधार है ना कि शक्ति। कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद, और कार्ल मार्क्स का समाजवाद देखिए, ये हीगल से प्रभावित थे पर हीगल का विचार को विपरीत लिया इन्होंने। तो मार्क्स ने हीगल से द्वंद्ववाद तो लिया, डायलेक्टिक्स लिया, पर उसके आदर्शवाद को उलट दिया। इनका कहना था कि विचार नहीं बल्कि भौतिक तत्व या पदार्थ ही संसार का मूल आधार है, माने सारी चीजों की उत्पत्ति भौतिक तत्वों से हुई। मार्क्स का प्रसिद्ध कथन है कि मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल खड़ा पाया और मैंने उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया। ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत देते हैं ये, इतिहास का विकास राजाओं या विचारों से नहीं हुआ बल्कि उत्पादन की जो प्रणाली है उससे तय होता है। समाज के दो ढांचे होते हैं, समाज के दो ढांचे हैं। सबसे नीचे जो होता है वो बेस, और इसके ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। उसके ऊपर क्या होता है भाई, सुपर स्ट्रक्चर। ये बेस अगर चेंज हुआ तो ये ऊपर ऑटोमेटिक बदल जाएगा। तो ये कहते हैं मूल ढांचा या बेस, आर्थिक व्यवस्था या उत्पादन के साधन और संबंध, ये बेस है। उसके ऊपर का जो ढांचा है जैसे राजनीतिक, कानून, धर्म, संस्कृति, ये सुपर स्ट्रक्चर है। अगर मान लो ये बेस बदला, उत्पादन के साधन और संबंध बदले, तो ऑटोमेटिक ये जो है ढांचा बदल जाता है। वर्ग संघर्ष और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत उन्होंने दिया। तो उनका कहना है कि समाज में हमेशा दो विरोधी वर्ग होते ही हैं। समाज में दो वर्ग होते हैं, एक शोषक जो सबका शोषण करता है, इसको पूंजीपति या बुजुर्गा वर्ग कहते हैं, और दूसरा शोषित जिसका शोषण हो रहा है, उसके पास सिर्फ श्रम है, मजदूर या सर्वहारा वर्ग। तो ये कहते हैं ये मजदूरों को मिलकर क्रांति कर देना चाहिए और निजी संपत्ति का उन्मूलन कर देना चाहिए और सब पर अपना अधिकार कर लेना चाहिए। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देते हैं। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है, मजदूर दिन भर काम करके जो मूल्य प्राप्त करता पैदा करता है और उसे मिलने वाली मजदूरी के बीच का जो अंतर है वो कहलाता है अतिरिक्त मूल्य। और ये अतिरिक्त मूल्य जो है ये जाता है पूंजीपति के हाथ में, इससे शोषण बढ़ता है। इनका लक्ष्य है ये सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा वर्ग मतलब मजदूर, इनको एक क्रांति कर देना चाहिए, पूंजीवाद को हटा देना चाहिए और एक राज्य विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना कर लेना चाहिए। इसी को साम्यवाद कहा गया। कार्ल मार्क्स के मुख्य सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत जिसमें ये दो बेस और सुपर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, याद रखिएगा। फिर दो मुख्य वर्ग बताते हैं, शोषक और शोषित वर्ग। फिर अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इन्होंने दिया, शोषण और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत बताया, क्रांति की बात की और साम्यवाद की स्थापना की बात की। बुक्स में बात करें तो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 और दास कैपिटल, ज्यादा प्रसिद्ध ये है ना। स्टेटमेंट है अब तक के सभी मानव समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, और दूसरा है
धर्म जनता के लिए क्या है? अफीम। नव मार्क्सवादी विचारक में देखिए लेनिन। लेनिन ने यहाँ पर वेनगार्ड पार्टी की स्थापना की बात की, जिसको आप बोलते हैं हरावल दस्ता। इनका कहना था कि जैसे मार्क्स था, मार्क्स का विचार क्या था कि मजदूर जो है क्रांति खुद करेंगे। यहाँ पर लेनिन कह रहा है कि नहीं, मजदूर इतने सक्षम नहीं है, वो इतने जागरूक नहीं है कि वो खुद क्रांति करे। तो एक सशक्त दल का होना या पार्टी का होना जरूरी है, जो इन लोगों को जागरूक करेगा, प्रेरित करेगा क्रांति के लिए। तो ये कहते हैं कि मजदूर खुद क्रांति करेंगे, ये मार्क्स कह रहा था, लेकिन इनका लेनिन का मानना है कि सामान्य मजदूरों में केवल ट्रेड यूनियन, मजदूर संघ ही क्या करता है? चेतना ला पाता है। क्रांति को सफल बनाने के लिए बौद्धिक और अनुशासित कम्युनिस्ट पार्टी की जरूरत होती है, जो आगे रहकर क्रांति का नेतृत्व करे। और साम्राज्यवाद क्या है? पूंजीवाद की चरम अवस्था। लेकिन इन्होंने समझा कि पूंजीपति देशों ने अपने यहाँ क्रांति टालने के लिए पिछड़े देशों को गुलाम बनाकर उनका शोषण किया। क्रांति अब विकसित देशों में नहीं, बल्कि साम्राज्यवाद की सबसे कमजोर कड़ी में होगी, जैसे रूस। इनकी पुस्तक है व्हाट इज टू बी डन, इंपीरियलिज्म और द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म एंड द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन। ये पुस्तकें हैं, याद रखिएगा, अभी लास्ट में भी देखना। माओ से तुम, इनकी बात करते हैं हम लोग। इनका कहना यह है, जैसे मार्क्सवाद में तो मजदूरों द्वारा क्रांति की बात की है, यहाँ पर ये क्या कहते हैं? माओ। तो माओ का कहना यह है कि क्रांति केवल औद्योगिक मजदूरों द्वारा होनी चाहिए थी, ये मार्क्स का कहना है। लेकिन चीन में चूंकि मजदूर नहीं है, तो माओ ने कहा मार्क्सवाद के बजाय यहाँ पर जो है किसानों को क्रांति करना चाहिए। माने मजदूर क्रांति नहीं करेंगे, जैसा मार्क्स कह रहे थे। क्या क्रांति करेंगे? किसान। किसान क्रांति का मुख्य केंद्र बिंदु। और क्रांति एक बार नहीं होगी, निरंतर। पहले हम लोग जो है यहाँ पर हथियारों द्वारा या हिंसक क्रांति करेंगे, उसके बाद वैचारिक क्रांति होगी। क्रांति निरंतर चलती रहेगी। तो राजनीतिक सत्ता मिलने के बाद भी समाज में पूंजीवादी मानसिकता बनी रहेगी। इसलिए कम्युनिस्ट व्यवस्था के भीतर भी सांस्कृतिक क्रांति के माध्यम से निरंतर वैचारिक युद्ध लड़ा जाता है, लड़ना पड़ता है। इनकी पुस्तकें ऑन गुरिल्ला वारफेयर, ऑन कॉन्ट्रडिक्शन। स्टेटमेंट है राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। ग्रामशी के विचार देखिए। ग्रामशी इटली के एक दार्शनिक है और इन्होंने हेजेमनी का एक सिद्धांत दिया है। इटली की जेल में इन्होंने प्रिजन नोटबुक नाम की एक पुस्तक लिखी। उन्होंने कहा कि पूंजीपति वर्ग केवल सेना या पुलिस के दम पर ही शासन नहीं करता, वह नागरिक समाज की संस्थाएं जैसे स्कूल, चर्च, परिवार, मीडिया के माध्यम से अपने विचारों को पूरे समाज की आम सहमति बना देता है। माने जो पूंजीपति अमीर वर्ग है, वो सिर्फ आपको क्या लगता है पुलिस या सेना के दम पे शासन कर रहा? नहीं, वो वैचारिक स्तर पर लोगों को स्वीकृति प्राप्त कर चुका है। माने स्कूलों, चर्च में, परिवार, मीडिया, इनके माध्यम से अपने विचारों को इतना प्रसारित करता है कि लोग उसको स्वीकार कर चुके हैं। शोषित मजदूर भी पूंजीपति के विचारों को सही मानने लगे, उनके विचारों को सही मानने लगे। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको वैचारिक युद्ध करना। यदि पूंजीवाद को हराना है तो सर्वहारा वर्ग को सीधे बंदूक उठाने से पहले नागरिक समाज के संस्थाओं में अपना क्या करना पड़ेगा? वैचारिक प्रभाव बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, वार ऑफ पोजीशन। अगला भाई जॉन रॉल्स के सिद्धांत देखिए। इन्होंने न्याय का सिद्धांत दिया है, थ्योरी ऑफ जस्टिस। और न्याय के सिद्धांत में क्या बताते हैं? तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया है अज्ञानता का पर्दा का, वेल ऑफ इग्नोरेंस। ये कहते हैं काल्पनिक मूल स्थिति होगी जहां लोगों को समाज के अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं होता, तो लोगों को समाज में अपनी वास्तविक स्थिति नहीं चलती, क्योंकि उसके ऊपर अज्ञानता का पर्दा होता है, जिससे वे निष्पक्ष नियम चुनते हैं। फिर अंतर का सिद्धांत देते हैं। ये कहते हैं आर्थिक असमानता केवल तभी स्वीकार्य है जब उनसे समाज के सबसे कमजोर वर्ग को लाभ मिले। तो ये डिफरेंस पीपल का सिद्धांत याद रखिएगा, रॉल्स का। चलिए, इसके बाद रॉबर्ट नोजिक की बात करते तो उन्होंने स्वेच्छा तंत्रवाद, लिबर्टेरियनिज्म की बात की है। और उन्होंने आत्म स्वामित्व की बात की। व्यक्ति का अपने शरीर और प्रतिभा पर पूर्ण अधिकार है। कल्याण के नाम पर अमीरों पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। तो ये टैक्स का विरोध करते हैं कि व्यक्ति की निजी संपत्ति की सुरक्षा होनी चाहिए। कथन है कमाई पर टैक्स लगाना बंधुआ मजदूरी के समान है। और ये केवल एक न्यूनतम राज्य का समर्थन करते हैं जो केवल चोरी या धोखाधड़ी से सुरक्षा प्रदान करे। फिर एक विचार है समुदायवाद। समुदायवाद क्या है भाई? तो इसके विचारक है माइकल सेंडल। आपसे पूछा जा सकता है कि समुदायवाद के प्रमुख विचारक, तो माइकल सेंडल, चार्ल्स टेलर, माइकल वोल्जल, एल्सडेयर मैकेंटायर, ये प्रमुख विचारक है।
इनका मूल विचार है कि रॉल्स के व्यक्तिवाद की इन्होंने आलोचना की और उदारवाद व्यक्ति को समाज से अलग एक स्वतंत्र अणु मानता है। समुदायवादियों ने कहा कि व्यक्ति समाज से अलग होकर कुछ नहीं है, उसकी पहचान, अधिकार और मूल्य उसके समुदाय और संस्कृति के भीतर ही बनते हैं। तो उन्होंने नाम दिया है एम्बेडेड सेल्फ। तो समुदायवादियों का मानना है कि व्यक्ति समाज में रहकर ही अपना विकास कर सकता है, समाज के बाहर उसका अस्तित्व नहीं है। अब गांधी जी की सारी पुस्तकें देखिए, मतलब मैं आपको सारी पुस्तकें सबकी बताते चलता हूं। सबसे पहले गांधी जी की देखते हैं ना। 1896 में उन्होंने लिखी है द ग्रेन पैम्फलेट, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति पर लिखी गई पहली पुस्तक। फिर 1909 में उन्होंने कौन सी लिखी, हिंद स्वराज, जो गुजराती में उन्होंने जहाज यात्रा के दौरान लिखी थी, जिसमें आधुनिक सभ्यता की और मशीनीकरण की आलोचना की। फिर 1910 में उन्होंने इंडियन होम रूल, हिंद स्वराज का अंग्रेजी अनुवाद किया। 1923 में यंग इंडिया का संकलन किया। 1927 में माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, जो पहले नवजीवन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और ये उनकी आत्मकथा है। 1928 में उन्होंने लिखी थी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का इतिहास। और 1932 में यरवदा मंदिर से उन्होंने जो है यरवदा जेल के दौरान आश्रम के व्रतों पर लिखे गए पत्र का संकलन है। ये एक आरोग्य की कुंजी भी लिखी उन्होंने। अंबेडकर जी की पुस्तकों का क्रम देखिए, क्रम बताया जा रहा है। क्रम इसलिए ताकि आपको पूरा सिस्टमेटिक पता रहे, पहली पुस्तक कब आई उसके बाद, तो एक क्रम के रूप में लिया है। 1916 में लिखा था उन्होंने कास्ट इन इंडिया। 1920 में मुख नायक, ऐतिहासिक मराठी साप्ताहिक पत्र है ये। 1923 में लिखा था प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, ये अर्थशास्त्र का एक शोध निबंध है। 1925 में उन्होंने लिखा ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का उद्विकास। 1927 में लिखा बहिष्कृत भारत, मराठी पाक्षिक पत्रिका। 1936 में लिखा जाति प्रथा का उन्मूलन। और 1940 में लिखा थॉट्स ऑन पाकिस्तान। और 1943 में रानाडे, गांधी एंड जिन्ना। 1945 में लिखा व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू दी अनटचेबल्स। 1946 में हु वर द शूद्राज। 1947 में स्टेट एंड माइनॉरिटी, संविधान सभा के समक्ष रखा गया ज्ञापन था ये। 1948 में द अनटचेबल्स। 1955 में भाषाई राज्यों पर विचार। 1956-27 में बुद्ध और उनका धर्म, जो उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित अंतिम ग्रंथ था। ये क्रम है जो आपको याद रखना है ना। पाश्चात्य दार्शनिकों की पुस्तकें देखते चलिएगा। 380 बीसी में द रिपब्लिक लिखी है प्लेटो ने। 330 बीसी में पॉलिटिक्स लिखी है किसने, अरस्तु ने। 1513 में लिखी है द प्रिंस, मैकियावेली ने। 1651 में लेवियाथन लिखी है हॉब्स ने। 1689 में टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लिखी है लॉक ने। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में रूसो ने लिखी। 1789 में इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन बेंथम की है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में लिखा कार्ल मार्क्स ने। 1859 में ऑन लिबर्टी लिखी जेम्स मिल। ये पुस्तकों के नाम रट के जाइएगा। 1867 में दास कैपिटल वॉल्यूम फर्स्ट कार्ल मार्क्स का है। 1917 में स्टेट एंड रिवॉल्यूशन लेनिन की है। 1929 से 1935 में प्रिजनर नोटबुक ग्रामशी की है। 1971 में थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की है। 1974 में आती एनार्की स्टेट इन यूटोपिया रॉबर्ट नोजिक की। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पर जो है मैकियावेली की बता देता हूँ। शॉर्टकट अगर आपको कैसे पढ़ना है वो पूरा आपको बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक इसके बता देता हूँ क्या है। तो पहले इन्होंने युद्ध लड़ा, मैंने पहले पुस्तक आई थी आर्ट ऑफ वार, तो आपको याद रखना है पहले युद्ध लड़ा, फिर राजा बना, फिर गणतंत्र पर चर्चा की और इतिहास लिखा। ये ट्रिक याद रखिएगा, पूरी पुस्तकें याद हो जाएगी। तो पहले लड़ाई लड़ी, फिर क्या किया, राजा बना, फिर गणतंत्र की स्थापना की और फिर क्या किया, इतिहास लिखा। तो ये पुस्तकों का क्रम है। आर्ट ऑफ वार, मैंने पहले लड़ाई लड़ी, फिर क्या किया इन्होंने, राजा बना तो द प्रिंस लिखी, फिर गणतंत्र पे चर्चा की तो डिस्कर्स ऑन लिवी ये पुस्तक लिखी और फिर हिस्टोरीज। ठीक है, तो ये क्रम याद रखिएगा, ये इनकी चारों पुस्तकें। तो चारों पुस्तकों को ऐसे याद रख सकते हैं कि मैकियावेली पहले युद्ध लड़ा, फिर राजा बना, फिर गणतंत्र पे चर्चा की और फिर इतिहास लिखा। पुस्तकों का क्रम ये रहेगा, थोड़ा सा ये क्रम देख लीजिए। ठीक है, मैकियावेली की पूरी कहानी आपको पता चल जाएगी। थॉमस हॉब्स की याद रखनी है तो शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा। थॉमस हॉब्स की पुस्तकें कैसे याद रखोगे, तो पहले कानून के तत्व नागरिकों को मिले, तो पहले कानून के तत्व नागरिकों को मिले, महामानव बना, ने भौतिक रूप लेकर गृह युद्ध रोका। ये ट्रिक है याद रखने की पुस्तकों को। कैसे याद रखोगे, कानून के तत्व नागरिकों को मिले तो द एलिमेंट ऑफ लॉ
फिर सिवे या सिविक, तो 2 पुस्तकें याद हो गई, नागरिकों को मिले। फिर महामानव बना, मैंने लेवियाथन बना। उसके बाद क्या हुआ, भौतिक रूप कॉर्पोरेट, है ना, और फिर गृह युद्ध लड़ा, रहमत। तो ये याद रखने का क्रम है। 1640 में द एलिमेंट ऑफ लॉ, 1642 में डीसीवे। पूरा क्रम भी दे रहा हूं मैं आपको, ये भी याद रखिएगा, क्रम भी बता दिया है ताकि एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो। और इसी टाइप के प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं। द एलिमेंट ऑफ लॉ, डीसीवे, लेवियाथन, डिकॉर्पोरे, फिर देन बेहेमोथ, इंग्लैंड के गृह युद्ध का इतिहास। जॉन स्टुअर्ट मिल की याद करना, तो उसके लिए आपको देखिएगा ट्रिक क्या है। तो मिल ने पहले तर्क किया, पैसे कमाए, स्वतंत्र हुआ, प्रतिनिधि बना, और फिर उपयोगिता समझी, महिलाओं को अधिकार दिए। ये ट्रिक याद रखिएगा। तो क्या किया, पहले तर्क दिया, मतलब लॉजिक, ए सिस्टम ऑफ लॉजिक पुस्तक लिखी। फिर पैसे कमाए, पॉलिटिकल इकोनॉमी। फिर उन्होंने स्वतंत्र हुआ, यहां पर लिखी ऑन लिबर्टी। फिर यहां पर क्या किया, प्रतिनिधि बना, तो कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये पुस्तक लिखी। फिर यूटिलिटेरियन, ये पुस्तक लिखी। और फिर लास्ट में क्या किया, महिलाओं को अधिकार दिए, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। ये क्रम याद रखिएगा पुस्तकों का, 1843, 1848, 59, 61, 63 और 1849, पूरा एक क्रम दे रहा हूं, याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स की पुस्तकों को कैसे याद रखोगे, तो उसका भी एक ट्रिक बना के दिया जा रहा है। पवित्र परिवार ने दर्शन की गरीबी देखी। पवित्र परिवार का मतलब होली फैमिली, पुस्तक का नाम भी यही है। उसने क्या देखी, दर्शन की गरीबी, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। फिर क्या हुआ, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र आया, और राजनीतिक अर्थव्यवस्था माने क्रिटिक के जरिए पूंजी का विश्लेषण किया, और यही ट्रिक है। 1845 में द होली फैमिली, 1847 में द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, 1848 में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, 1859 में अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और 1867 में दास कैपिटल वॉल्यूम फर्स्ट। ये ट्रिक याद रख लेंगे तो क्रम पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ दार्शनिकों का तुलनात्मक अध्ययन देखिएगा, है ना, आपको थोड़ा और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे प्लेटो और अरस्तु का क्या डिफरेंस है। तो प्लेटो की जो पद्धति वो निगमनात्मक है, सामान्य से विशेष की ओर जाती है। इनका दर्शन चरम आदर्शवादी है, यूटोपियन। और इन्होंने दार्शनिक राजा का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत और पत्नी और संपत्ति के साम्यवाद का सिद्धांत दिया। तो प्लेटो में ये याद रखना है। अरस्तु की पद्धति, प्लेटो की निगमनात्मक थी, डिडक्टिव, और ये इंडक्टिव है, आगमनात्मक, विशेष से सामान्य की ओर। ये यथार्थवादी है, वैज्ञानिक है, विचारक है। और इन्होंने कानून के शासन मध्यमान का सिद्धांत भी दिया, गोल्डन मीन थ्योरी, है ना, निजी संपत्ति का समर्थन किया। तो ये याद रखिएगा। हॉब्स और लॉक और रूसो की डिफरेंस देखिए क्या है। हॉब्स का देखिए, आप तुलनात्मक अध्ययन करते हैं हम थोड़ा सा, है ना। मैं पूरी कहानी में आप लोगों को एक बात बता रहा हूं, मैं ये क्यों आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं हम लोग, आपके सिर्फ 2 अगस्त के पेपर को ध्यान में रखते हुए, ताकि आपको शॉर्ट ट्रिक में सारी चीजें कैसे याद हो जाए। तो हमने इसीलिए प्लेटो और अरस्तु का कंपैरिजन, बुक्स का मैंने आपको सीक्वेंस भी बता दिया, ट्रिक भी बताई है। अब मैं आपको सारे थिंकर्स का एक आपको कंपैरेटिव स्टडी भी बता देता हूं, ताकि कभी उलझो ना किसी भी चीज में, है ना। यूजीसी नेट वाले जो बच्चे हैं वो भी इसको स्पेशली देख सकते हैं। यूजीसी नेट के लिए भी पूरा काम का है ये कोर्स, याद रखिएगा। ये क्लास सिर्फ और सिर्फ उसके लिए नहीं है, एपी के लिए, क्योंकि आपके यूजीसी नेट में भी यही टॉपिक्स है, तो वहां पर भी काम का आएगा। थॉमस हॉब्स के विचार क्या है, उन्होंने मानव स्वभाव को स्वार्थी, हिंसक और पाशविक माना। इन्होंने निरंकुश संप्रभुता का विचार दिया, और सरकार बताई लेवियाथन, शासक को विद्रोह करने का अधिकार नहीं है। फिर जॉन लॉक, इन्होंने मानव स्वभाव को अच्छा माना, सकारात्मक विचार दे रहे मानव स्वभाव के बारे में। इन्होंने संप्रभुता को सीमित या संवैधानिक माना, और सरकार को एक ट्रस्ट के बात ही काम करना चाहिए, जनता विद्रोह कर सकती है। रूसो ने मानव को उदात्त जंगली माने, जैसे जंगलों में घूमने वाला एक उदात्त जंगली है वो। इन्होंने लोकप्रिय संप्रभुता का विचार दिया और जनरल विल का क्रियान्वयन किया। बेंथम और जेएस मिल के विचार देखिए। बेंथम का उपयोगितावाद के जनक है ये। उन्होंने सुखों को सिर्फ मात्रात्मक माना था। मूल मंत्र था सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन, बच्चों का खेल भी उतना ही अच्छा है जितना कविता पढ़ना, और सुख प्राप्ति का साधन मात्र है। तो स्वतंत्रता सुख प्राप्ति का साधन मात्र है। फिर जेएस मिल, इन्होंने उपयोगितावाद में सुख को गुणात्मक भी माना, कि गुणात्मक अंतर होता है सुख में, एक असंतुष्ट शुक्राश होना संतुष्ट मूर्ख होने से बेहतर है। इन्होंने साध्य है मानव विकास के लिए परम आवश्यक स्वतंत्रता। अब कोर सिद्धांत किसने कौन कौन सा दिया ये भी याद रख लीजिएगा, ताकि शॉर्ट में याद हो जाए। स्वामित्ववादी व्यक्तिवाद, ये विचार सिद्धांत दिया है सीबी मैकफरसन का। स्वतंत्रता के 2 डायमेंशन, नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव, ये दिया बर्लिन ने, ईसा बर्लिन ने।
दमनकारी व वैचारिक राज्य उपकरण लुई अल्थुजर का सिद्धांत है। राज्य की सापेक्ष स्वायत्ता, रिलेटिव ऑटोनॉमी, ये निकोस पोलांचास इसका है। नारीवादी न्याय व परिवार समीक्षा, ये सुसान मोलर ओकिन। रेडिकल डेमोक्रेसी व उत्तर मार्क्सवाद, ये लाकलाव मोफे का है। जटिल समानता का सिद्धांत, कॉम्प्लेक्स इक्विलिटी, माइकल वोल्जर का, ये सीधा पूछा जाता है। कॉम्प्लेक्स जो है इक्विलिटी का सिद्धांत किसका है? माइकल वोल्जर का है। पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, पहचान की राजनीति, चार्ल्स टेलर का सिद्धांत है। व्यवहारिक समुदायवाद आंदोलन, ये अमिताई एड्जियोनी का है। अब थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक पे बात करते हैं कि थोड़ा सा आप स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे इस यूनिट फर्स्ट के लिए। सबसे पहले पुस्तकों और वर्षों का मिलान आपको पढ़ के चलना है ना। तो आपको इसमें पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि पुस्तक और उसका वर्ष आप अच्छे से याद रखिएगा ना, क्योंकि यहाँ प्रश्न ये पूछा जा सकता है। एक साइड पुस्तक और उसका प्रकाशन वर्ष याद रखना है, ठीक है। तो जो भी है आपको उसका ध्यान रखना है। जैसे द रिपब्लिक, लेवियथन या थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये दिया जाएगा, दूसरी तरफ उनके वर्ष देकर मिलान पूछा जा सकता है। तो पहला प्रश्न इस पे जो बनता है आप लोगों का, वो बनता है पुस्तक और वर्षों का मिलान, एक ये पूछा जा सकता है, वो आपको करना है। दूसरा पुस्तकों का कालक्रम, क्रोनोलॉजी, अभी हमने देखा था कौन सी पुस्तक कब आई, वो जो क्रोनोलॉजी है वो पढ़ना है। तो पहला तो इसमें जो प्रश्न बनता है वो बनता है पुस्तक और प्रकाशन वर्ष। दूसरा क्रोनोलॉजी, कि कौन सी पुस्तक किस विद्वान की कब आई। तो विभिन्न विचारकों की इतिहास के अनुसार किताबों को प्राचीन से आधुनिक क्रम में सेट करना, जैसे गांधी जी और अंबेडकर की 4-5 किताबों को उनके लिखे जाने के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कर ले, जैसा अभी हमने बताया। फिर क्या करना है भाई, कथन और कारण, ये वाले प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर इसको पढ़ने के लिए केवल फैक्ट नहीं, कॉन्सेप्ट पे काम करना है। तो कथन कारण वाले प्रश्न, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें केवल फैक्ट्स नहीं, सिद्धांतों का लॉजिक जो है वो समझना होगा, उसके विचारक कौन है वो समझना पड़ेगा। जैसे कथन ए आपको दिया गया है कि प्लेटो अभिभावक वर्ग के लिए परिवार का निषेध करता है। दूसरा रीजन क्या बता रहे हैं वो, परिवार व्यक्ति में संकीर्ण मोह भाई भतीजावाद पैदा करता है। अब ये हमने पढ़ा था परिवार और पत्नी का साम्यवाद, उस सिद्धांत से पूछा गया है। तो अगर वो सिद्धांत आपको पता है तो इसका आंसर दे पाएंगे। तो ये दोनों सही है। फिर आपको एक तो ये भी पढ़ के जाना, इस टाइप से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर एक और क्या हो सकता है, विचारकों पर जो टिप्पणी की गई है और जो आलोचक है उसके, वो भी आप देखिएगा। तो विभिन्न विचारक के जो टिप्पणियां हैं और उसके जो आलोचना है वो भी देखिएगा। तो किस प्रसिद्ध आलोचक ने किस विचारक को क्या उपाधि या उपनाम दिया, इसकी लिस्ट बनाकर चलना है आपको। एक तरफ विचारक लिखे, दूसरी तरफ उसकी टिप्पणी। जैसे मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा था, किसने कहा था? डेनिंग ने। जेम्स मिल खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर था, ये किसने कहा? बार्कर ने। तो किस व्यक्ति के ऊपर किसने क्या टिप्पणी की वो याद करके जाइएगा, ठीक है। फिर पत्रिकाओं या समाचार पत्रों और विचारकों का मिलान भी पूछा जा सकता है। पत्र, पत्रिका या समाचार पत्र किसने कौन सा लिखा, वो आपको मिलान करने के लिए प्रश्न आ सकता है, तो वो भी पढ़ना है। तो आधुनिक भारतीय और समकालीन जो पाश्चात्य विचारकों द्वारा शुरू किए गए समाचार पत्र पत्रिकाओं के नाम याद रखना। जैसे मुक नायक बहिष्कृत भारत, ये अंबेडकर जी का है। यंग इंडिया नवजीवन गांधी जी का है। इंडिपेंडेंट इंडिया M.N. रॉय का है। फिर एक आपको याद रखना है सिद्धांत और उसके विचारक, किसने कौन सा सिद्धांत दिया, और इसको कीवर्ड से याद रखिएगा। तो किस मुख्य सिद्धांत या कीवर्ड को किस विचार ने पहली बार विचारक ने दिया, ये लिस्ट बना के रखना। जैसे सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य का है। सामान्य इच्छा जनरल विल रूसो की है। यहाँ पर हानि का सिद्धांत जेम्स मिल का है। एम्बेडेड सेल्फ समुदायवादी विचार का है। तो ये पूरा आपको याद रखना, अभी हमने बताया भी इसको शॉर्ट में, ठीक है। तो ये कहानी आपको पढ़ना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, ये हमारा यूनिट फर्स्ट यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप आप इसको जो है अच्छे से तैयार कर ले थोड़ा सा, ठीक है। और ये मैं तो कह रहा हूं आप इतना सा पढ़ के जाइएगा जो मैं बता रहा हूं आपको यूनिट फर्स्ट, आपकी यूनिट फर्स्ट पूरी इससे तैयार हो जाएगी। अगर आपने ज्यादा भी उलझना भी नहीं, क्योंकि समय वैसे भी नहीं है हमारे पास में, 11-12 दिन बचे हैं आपके पास में, तो आप सिर्फ इस क्लास को पढ़ के जाइएगा, ये आपको पूरी तैयारी करा देगा। थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, बस कुछ नहीं करना, ये शॉर्ट रिवीजन हो चुका है, इतना आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। आपकी तैयारी यहाँ संपूर्ण मानी जाएगी। और कोर्स की जानकारी मैं दे चुका था स्टार्टिंग में भी कि नेट सेट एपी की क्लासेस, असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लासेस कहाँ शुरू हो चुकी है, ऑल एग्जाम प्लेस पर, जिसकी प्राइस अगर हम बात करें तो 2000 रुपए प्लस GST है ना। जो बच्चे तैयार करना चाहते हैं या तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। एक बात ध्यान रखिएगा, ये हमारा AP तक का टारगेट है कि हम लोग
आपकी जो 2 अगस्त की एग्जाम है एपी की, उसके लिए तो हम लोग ये कर रहे हैं। अब हम इसके बाद अगला हमारा मिशन नेट और सेट ही रहेगा। हम नेट सेट की क्लासेस भी कंटिन्यू रखेंगे अब यूट्यूब पे, ताकि आप लोगों की तैयारी में कोई भी चीज बाधक नहीं बननी चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है और हम इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर यूट्यूब पे आएंगे और क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो करता हूं आज सेशन को इसी को एंड। नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा। ये यूनिट फर्स्ट है, इसके बाद यूनिट 3 आएगी, है ना। तो यूनिट सेकेंड आ चुकी है, फर्स्ट का मैंने कर दिया है क्लास, और देन इसके बाद यूनिट 3 आने वाली है। ठीक, तो रेडी रहिएगा। यूनिट 3 भी आपको कल मिल जाएगी, आज आपको यूनिट फर्स्ट मिलने वाली है। ठीक है, बने रहिए ऑल एग्जाम प्लेस के साथ। अपने जो भी अनुभव है कमेंट्स के माध्यम से जरूर शेयर कीजिएगा। आपको कैसा लगा क्लास, कैसा आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, वो आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बने रहिए ऑल एग्जाम प्लेस के साथ। धन्यवाद।